प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज आपको ले चलूँगा शिवपुर गांव की गलियों में, जहाँ सुबह की ठंडी ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और एक खास दोस्त की चहक सुनाई देती है। ये कहानी है बिरजू और उसके बतौनी तोते मोती की, जो कि दोस्ती और सपनों की उड़ान की एक मिसाल है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शिवपुर गांव की मिट्टी में सवेरे सवेरे हल्की सी नमी थी। गांव का चौराहा धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानों के पट खुल रहे थे और दूध वाले सब्जी वाले अपनी टोकरी सजाने में लगे थे। बिरजू अपने तांगे की लगाम कस रहा था। उसका पुराना लेकिन चमकता हुआ तांगा आज भी गांव का सबसे सुंदर तांगा माना जाता था। सामने उसका खास साथी मोती, हरे पंखों वाला वो तोता, खंबे पर बैठा चहक रहा था। मोती ना सिर्फ बोल सकता था, बल्कि कभी कभी तो वो बिरजू की भावनाओं को भी समझ लेता था। बिरजू का घर शिवपुर के आखिरी कोने पर था, जहाँ आम के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। हर सुबह मोती सबसे पहले बिरजू को जागो मालिक, सूरज निकला, ये कहकर उठाता था। बिरजू हंसकर उसे दाना खिलाता, तांगे की सफाई में जुट जाता। तो उसका सपना था कि एक दिन वो सोनगढ़ जैसे बड़े शहर तक सवारी को ले जाएगा। गांव के बच्चे मोती की बातें सुनने के लिए आते थे। रूपा भी कभी कभी चुपके से खिड़की से झांकती थी। उसकी नज़रें अक्सर बिरजू पर टिक जाया करती थी। रूपा धर्मपाल काका की इकलौती बेटी थी, तो अपनेपन से वो बरी हुई एक लड़की थी। वो चंपा के घर से गुजरते हुए अक्सर बिरजू को तांगा साफ करते हुए देखती थी। एक दिन जब गांव की पंचायत बैठक लगी हुई थी, तो रूपा ने मोती से मजाक में कहा कि मोती, मालिक से कहो कि कभी हमें भी सैर कराए। मोती ने तुरंत जवाब दिया कि चलो बैठो, चलो बैठिए तांगे में। तो सब लोग हंसने लगे। धर्मपाल काका ने भी मुस्कुराकर बिरजू की ओर देखा और कहा कि बच्चा, तेरा तोता तो बड़ा सियाना है। एक दिन गोपाल नाम का एक युवक, जो कि सोनगढ़ में अपनी बहन की शादी में जा रहा था, बिरजू के पास आया। कहा कि भैया, तांगा ले चलोगे सोनगढ़? उसने पूछा। बिरजू की आंखों में चमक आ गई। आखिर उसका सपना सच होने जा रहा था। मोती ने चहक कर कहा कि सोनगढ़, सोनगढ़ बड़का गांव। बिरजू ने तांगा अच्छे से सजाया। रूपा ने खिड़की से झांककर कहा कि सावधानी से जाना बिरजू भैया। धर्मपाल काका ने सिर हिलाकर उसे विदा किया। रास्ते में कच्चे पक्के रास्ते, खेत खलियान और घने पेड़ दोनों ओर फैले हुए थे। मोती कभी बिरजू के कंधे पर बैठता, कभी हवा में उड़ता। गोपाल अपने साथ मिठाइयों की टोकरी लेकर बैठा था। रास्ते में बच्चों का झुंड तांगे के आगे पीछे दौड़ता। अचानक एक रास्ते के मोड़ पर एक जंगली झाड़ी से भैरव सिंह नाम का एक शिकारी निकला। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ में बंदूक थी। वो बोला कि कहाँ जा रहे हो? भैरव सिंह ने बड़े रूखे स्वर में पूछा। बिरजू ने नम्रता से जवाब दिया कि साहब, सोनगढ़ जा रहे हैं एक शादी में। भैरव सिंह ने नज़र तांगे और उसमें रखी हुई मिठाई की टोकरी पर डाली। लालच उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मोती ने सिर झुका लिया, जैसे खतरे को भांप रहा हो। गोपाल थोड़ा घबरा गया, लेकिन बिरजू ने बिना ही घबराए धीरे धीरे तांगे की रफ्तार बढ़ा दी। मोती ने धीरे से बिरजू के कान में फुसफुसाया कि सावधान रहो मालिक, ये आदमी अच्छा नहीं है। थोड़ी दूर जाकर बिरजू ने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तांगा रोक दिया। वहाँ से
सोनगढ़ की सीमा शुरू होती थी। गोपाल ने पानी पिया और बिरजू ने घोड़े को चारा दिया। मोती अब भी बार बार आसमान में उड़कर चारों ओर नज़र रख रहा था। तभी पीछे से भैरव सिंह की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वह चोरी छिपे उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो बिरजू ने मोती से कहा कि तू ऊपर जा और देख कि आगे रास्ता साफ है या नहीं। तो मोती तेजी से उड़कर सामने गया। मोती ने लौटकर बताया कि आगे पुलिस की एक चौकी है, पुलिस चौकी है। बच गए मालिक, हम बच गए। बिरजू ने चैन की सांस ली और गोपाल ने राहत भरे स्वर में कहा कि हे भगवान, आपका शुक्र है। दोनों ने जल्दी से तांगे को चलाया। पुलिस चौकी पास ही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने सारा हाल बताया। तो सिपाही ने कहा कि भैरव सिंह का नाम तो सुन रखा है, शिकार के बहाने डकैतियों में भी ये शामिल रहा है। तो गोपाल ने मिठाई की एक डलिया सिपाहियों को दे दी तो सब हंसने लगे। सोनगढ़ पहुंचकर बिरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार वो इतने बड़े शहर में आया था। सड़कों पर भीड़, मिठाइयों की दुकानों से आती हुई खुशबू और जगह जगह पर शादी की सजावट। गोपाल ने उसे अंदर बुलाया कि भैया चलो थोड़ा आराम करो, फिर तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मोती ने भी सोनगढ़ की गलियों में उड़ान भरी। तो बच्चों ने मोती को देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो बोलने वाला तोता है। शादी का माहौल पूरे घर में गूंज रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। गोपाल की बहन ने बिरजू को धन्यवाद दिया कि भैया आपने सही समय पर हमारे भाई को यहाँ पर पहुँचा दिया है। बिरजू थोड़ा संकोच में मुस्कुरा दिया। तो मोती ने हंसकर कहा कि शादी, मिठाई, नाचो गाओ। तो सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। सब ने मोती के लिए भी ख़ास तौर पर मिठाई रखी। तो सोनगढ़ की इस पहली यात्रा ने बिरजू के दिल में नई यादें बसा दी। शिवपुर लौटते समय रास्ता थोड़ा सुनसान था। मोती अब भी सतर्क था। जैसे ही वो पुराने पीपल के पास पहुँचे तो भैरव सिंह झाड़ियों से निकलकर तांगे के सामने आ गया। आओ तो कोई पुलिस नहीं है, मिठाई निकालो और जो पैसे हैं वो भी दे दो। बिरजू ने घोड़े की लगाम खींच ली। मोती ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ, चोर, डकैत। और ये आवाज़ सुनकर पास के खेतों से कुछ किसान दौड़ पड़े। भैरव सिंह डर कर भाग गया। तो किसानों ने बिरजू की हिम्मत की तारीफ़ की। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तेरा तोता तो तेरा असली रखवाला है। तो बिरजू ने हंसकर कहा कि हाँ काका, मोती मेरा सच्चा साथी है। गांव के लोग भैरव सिंह के बारे में पुलिस में खबर देने लगे। घर लौटकर जब बिरजू ने ये किस्सा सुनाया तो धर्मपाल काका बोले कि बिरजू तेरी समझदारी ने आज गांव का नाम रोशन किया है। रूपा भी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। तो अगले दिन शिवपुर के चौराहे पर सब लोग बिरजू से ये रोमांचक किस्सा सुनने जुटे हुए थे। बच्चे बार बार मोती से पूछते, फिर क्या कहा तुमने? मोती बार बार दोहराता, बचाओ, चोर, डकैत। तो सभी हंस कर लोट-पोट हो रहे थे। रूपा ने पहली बार सबके सामने बिरजू से कहा कि भैया अब तो हमें भी सोनगढ़ की सैर आपको करानी पड़ेगी। तो धर्मपाल काका ने मजाक में कहा कि पहले तो बेचारे को तो कान उतार लेने दो। माहौल एकदम खुशियों से भर गया। शाम को बिरजू अपने घर की चौखट पर बैठा था तो मोती उसके कंधे पर बैठा गुनगुना रहा था। गांव की ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा की रोशनी में आम के पेड़ों की शाम और भी गहरी लग रही थी।
बिरजू ने मोती से कहा कि सच में तेरा साथ ना होता तो पता नहीं क्या होता। तो मोती ने प्यार से कहा, मालिक, दोस्त साथ हमेशा। दोनों की दोस्ती इस छोटी सी घटना के बाद और भी मजबूत हो गई। गांव में अब लोग उन्हें मिसाल की तरह देखने लगे थे। अगले हफ्ते पंचायत भवन में धर्मपाल काका ने एक छोटी सभा बुलाई। सभी गांव वाले जमा हुए तो काका ने बिरजू को मंच पर बुलाकर कहा कि आज से तुम गांव के सबसे भरोसेमंद तांगे वाले घोषित हो। तो सब ने तालियां बजाईं। रूपा ने एक गुलाब का फूल आगे बढ़ाया। मोती ने जोर से कहा कि शाबाश मालिक। बिरजू की आंखें भर आई। ये उसके जीवन का सबसे भावुक पल था। गांव के बच्चों ने मोती के लिए भी हार बनाया। उस दिन के बाद बिरजू के पास सवारियों की कभी कमी नहीं रही। हर रोज़ कोई न कोई सोनगढ़ या आसपास के गांव जाने के लिए उसे बुला लेता था। तांगे में अब एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी जिसे मोती अपनी चोंच से बजाता था। रास्ते में मोती गांव वालों के नाम लेकर पुकारता, गोपाल, धर्मपाल, रूपा दीदी। सब हंस पड़ते। अब तो शिवपुर और आसपास के गांव में बिरजू और मोती की जोड़ी मशहूर हो चुकी थी। एक दिन रूपा ने चुपके से अपने पिता से कहा कि बाबा, बिरजू भैया बहुत अच्छे हैं, हमेशा ये सब की मदद करते हैं। धर्मपाल काका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गांव की औरतें भी अब बिरजू की तारीफ करती थीं। तो मोती हर रोज़ नए नए शब्द सीखता था। वो अब रूपा का नाम भी पुकारने लगा था, रूपा दीदी, रूपा दीदी। एक शाम जब रूपा ने तांगे में बैठने की जिद की तो बिरजू ने पहली बार उसे अपने तांगे में बिठाया। मोती ने खुशी से अपने पंख फैलाकर उड़ान भरी। रास्ते में फूलों से लदी हुई बबूल की झाड़ियाँ थीं। तांगा धीरे धीरे गांव से बाहर वाले खेतों की ओर बढ़ रहा था। रूपा ने मुस्कुराकर कहा कि बिरजू भैया, आपको कभी थकान नहीं होती? तो बिरजू ने हंसकर जवाब दिया कि जब सवारी इतनी प्यारी हो तो थकान कैसी। मोती ने तुरंत कहा कि प्यारी सवारी, हाँ हाँ। दोनों हंस पड़े। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उस शाम को और भी खास बना दिया। कुछ ही दिनों में शिवपुर के लोग एक नई योजना बनाने लगे। धर्मपाल काका ने पंचायत में कहा कि हमें गांव के अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए। सब ने एक मत से तय किया कि अगली होली पर बिरजू और मोती को गांव का विशेष अतिथि बनाया जाएगा। जब ये बात बिरजू को पता चली तो उसकी आंखें भीग गईं। मोती ने मजाक में कहा कि मालिक, अब तो बड़ा आदमी हो गए हो। दोनों दोस्तों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। तो होली का दिन आया। गांव के चौराहे पर रंगों की बौछार थी। हर और गुलाल उड़ रहा था। बच्चों ने बिरजू और मोती के लिए खास रंगीन हार बनाया। धर्मपाल काका ने मंच से कहा कि आज हम सब मिलकर बिरजू और उसके दोस्त मोती की बहादुरी और नेक दिली को सलाम करते हैं। सब ने तालियां बजाईं। मोती ने उत्साह से कहा कि होली होली, रंग बरसे। तो बच्चों ने उसे गोदी में उठा लिया। उस दिन बिरजू ने पहली बार खुद को बेहद खास महसूस किया। शाम को जब सब लोग थक हार कर घर लौटे तो बिरजू अपने आंगन में बैठा था। रूपा चुपके से आई और मोती के लिए गुड़ और दाने लाकर रख गई। मोती ने मिठास से कहा कि रूपा दीदी, धन्यवाद। तो बिरजू ने रूपा को जाते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हवा में गुलाल की खुशबू
अब तक भी फैली हुई थी। आम के पेड़ों के पत्ते रंगों से भीगे हुए थे। आसमान में ढलता हुआ सूरज दोनों दोस्तों के रिश्ते की तरह सुनहरा लग रहा था। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ गया। गांव के तालाब में बच्चे नहाने लगे। मोती अब तांगे की छत पर बैठकर हवा में पंख फैलाता था। एक दिन बिरजू ने अपने पुराने तांगे की जगह नया तांगा खरीदने को सोचा, तो गांव के लोग भी इस फैसले से खुश थे। गोपाल ने शहर से जाकर उसके लिए एक नया रंगीन तांगा लाने में उसकी मदद की। मोती ने नए तांगे को देखकर कहा कि नया तांगा, बधाई हो मालिक। बिरजू ने हंसकर मोती के सिर पर हाथ फेरा। नए तांगे के साथ बिरजू का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब वह सोनगढ़, नंदगांव और कभी कभी दूर के मेले तक सवारियों को लेकर जाने लगा। मोती तो अब हर जगह उसका सहायक बन चुका था। दोस्तों में जब भी कोई बच्चा तांगा देखता तो पहले मोती को पहचानता। अरे वो बोलने वाला तोता आया है। बच्चे तालियां बजाते। बिरजू के लिए ये खुशी की बात थी। वो हर सफ़र को अब और भी जिम्मेदारी से पूरा करता। तो एक दिन बारिश तेज हो गई। रास्ते कीचड़ से भर गए। बिरजू सोनगढ़ से लौट रहा था तो तभी तांगा एक गड्ढे में फंस गया। मोती ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि मदद करो। दूर खेतों में काम कर रहे गांव वाले आवाज़ सुनकर दौड़े तो सब ने मिलकर तांगा कीचड़ से बाहर निकाला। भीगते हुए बिरजू ने मोती को सीने से लगा लिया। मोती ने भीगते पंखों के बीच कहा कि सब ठीक है मालिक, सब ठीक है। उस दिन बिरजू ने समझा कि अकेलेपन का डर मोती ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया। तो शिवपुर की गलियों में अब एक ही कहानी सबसे ज़्यादा सुनाई देती थी, तो बिरजू और मोती की दोस्ती की कहानी। चौराहे पर बच्चे मोती की बातें सुनने इकट्ठा होते। रूपा अब भी कभी कभी खिड़की से मुस्कुराकर बिरजू को देखती। धर्मपाल काका ने एक दिन कहा कि बिरजू, दोस्ती और भरोसे की मिसाल हो तुम दोनों। तो बिरजू ने आसमान की ओर देखा जहां मोती आज भी खुशी से उड़ रहा था। तो तांगे की घंटी, मोती की चहक और बिरजू की ईमानदारी शिवपुर के लोगों के दिल में हमेशा बसी रही। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और सपनों के प्रति सच्ची लगन कभी खाली नहीं जाती। बिरजू ने अपने छोटे से गांव से बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई। तो मोती जैसे सच्चे दोस्त का साथ हमें बताता है कि जीवन में एक समझदार साथी कितना ज़रूरी होता है। मुश्किल रास्तों में भी मुस्कान और उम्मीद बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल और दिल छू लेने वाली कहानी बिरजू और मोती की दोस्ती। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो या आपको कोई सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो साथ ही लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।